नमस्कार। तो हमने मेज़रमेंट ऑफ एंगल शुरुआत की थी। जैसे लाइन सेगमेंट को अगर मेज़र करना होता है तो हम रूलर इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही अगर एंगल को मेज़र करना हो तो आप अपने ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर देखेंगे डी शेप का एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम प्रोट्रैक्टर बोलते हैं, और वो प्रोट्रैक्टर यूज़ किया जाता है एंगल को मेज़र करने के लिए। तो आप अपनी ज्योमेट्री बॉक्स में देखेंगे तो आपको इस तरह का जो इंस्ट्रूमेंट मिलेगा ये प्रोट्रैक्टर कहलाता है ना। अब इसमें से एंगल अगर मेज़र करना हो तो हम किस तरह से मेज़र कर सकते हैं। जैसे देखिए, अगर हमको दिया हुआ हो इस तरह का एंगल, ऐसा भी दिया हो सकता है, एंगल ऐसा भी हो सकता है, एंगल अब देखिए ऐसा भी हो सकता है कि यहां से यूं हो और फिर यूं दिया हुआ हो। तो एंगल इधर भी हो सकता है, एंगल इधर भी हो सकता है, एंगल इधर भी हो सकता है। ठीक है। अब इसकी सहायता से हमको अगर एंगल मेज़र करना हो तो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इसको। अगर ये ओ ए और ये बी है, ठीक है, ये ओ ए और ये सी है, अगर ये ओ डी और ई है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको अगर मेज़र करना हो तो हम क्या करेंगे, आपके पास में डी है या प्रोट्रैक्टर है, इस प्रोट्रैक्टर को इस एंगल के ऊपर ऐसा रखेंगे कि ये वाला जो पॉइंट है ये ओ के ऊपर आए और ये जो लाइन है ये लाइन ओ ए के ऊपर आए। अब देखिए, इसको तो इधर ले नहीं जा सकते, लेकिन हम इस फिगर को अगर इसके ऊपर बनाएंगे तो ये ओ ए यहाँ पे आएगी इस तरह से, ये ओ होगा और ये ए होगा। ठीक है। तो जब आपने इस लाइन को इस लाइन से कोइंसाइड किया और ओ पॉइंट को यहाँ पे इस पॉइंट से कोइंसाइड किया, तब ये वाली लाइन, ये लाइन यहाँ कहीं पे भी इस तरह से जैसे निकल के आई, तो आप यहाँ से इसको एक्यूरेटली देख सकते हैं कि अब देखिए यहाँ पे एंगल क्या बनना चाहिए। इसमें आप देखेंगे तो ये एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल है मतलब 90 डिग्री से कम है, राइट एंगल से छोटा है ना, 90 डिग्री से कम। और अगर आप इसमें प्रोट्रैक्टर के अंदर देखोगे तो यहाँ तो देखिए 180, 170, 160, 150, 140, 130, 120 ऐसा लिखा हुआ है इस वाली स्केल के अंदर, जबकि अंदर वाली में ये देखिए ये 0 डिग्री, 10, 20, 30, 40, 50 ऐसा लिखा हुआ है, और एक्यूट एंगल 90 डिग्री से छोटा होता है। मतलब आपको यूज कौन सी वाली स्केल करनी है, अंदर वाली या बाहर वाली, तो आंसर विल बी अंदर वाली। ठीक है। अंदर वाली स्केल आप यूज करेंगे इस एंगल को निकालने के लिए। तो जहां पे भी ये अगर 50 डिग्री पे आ रही है तो आप लिख दोगे कि ये एंगल 50 डिग्री का है। अगर ये इससे 3 सेक्शन और आगे गई तो आप लिखोगे एंगल 53 डिग्री का है। अगर ये 3 सेक्शन इसके पीछे की साइड आए मतलब 40 के, ये यहाँ पे 3 सेक्शन पीछे, मतलब यहाँ से जब आप देखोगे तो ये 7 सेक्शन आगे आएगी, मतलब 40 + 7 दैट विल बी 47 डिग्री,
है ना। इस तरह से हम इससे मेज़र करेंगे जब ऐसा दिया हुआ हो। अब अगर ये दूसरा एंगल हमको मेज़र करना है, देखिए ये मोर देन राइट एंगल है, मतलब 90 डिग्री से आगे जाएगा। तो इसमें भी ओ पॉइंट को ओ से, ए को इससे मैच करेंगे। अब जो ये वाली लाइन है, आपको ये हो सकता है कि ये यहाँ कहीं पे इस तरह से आपको जाती हुई दिखे। अब ये 90 डिग्री से ऊपर वाला एंगल है, तो वापस इसमें अंदर वाली अगर हम ये यूज़ कर रहे हैं तो ये 140 डिग्री के करीब ये अगर आ रही है, तो व्हाट विल बी द मेजर ऑफ दिस एंगल? दिस विल बी 140 डिग्री। ये 40 वाला ये नहीं देखना है, ये वाला अंदर वाली, क्योंकि अच्छा अंदर वाली स्केल कब यूज़ करते हैं, बाहर वाली कब यूज़ करते हैं? जब ये वाली इनिशियल रे अगर हमको राइट साइड में ड्रॉ करती हुई दिखती है, तब हम इसमें ये अंदर वाली स्केल यूज़ करेंगे। और इस केस के अंदर अब देखिए यहाँ पे ये वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये लेफ्ट साइड जा रही है। जब ये लेफ्ट साइड जा रही है, तब हम क्या करेंगे, ये पॉइंट ओ यहाँ पे रखेंगे और ये ओडी इसके साथ में हम मैच करेंगे, है ना। ये ओडी इसके साथ में कोइंसाइड होनी चाहिए। और जब लेफ्ट साइड में ये ड्रॉ किया हुआ है, तब हम अब यूज़ करेंगे ये बाहर वाली वो, क्योंकि देखिए ये एंगल भी हमको एक्यूट एंगल दिख रहा है, 90 डिग्री से कम दिख रहा है, और 90 डिग्री से कम वाली स्केल ये वाली शो कर रही है। अगर आप इसको देखोगे तो 180, 170, 160 बतला रहा है। अब ये एंगल 170, 160 तो हो ही नहीं सकता, है ना। तो जब लेफ्ट साइड में रे चल रही है, तब हम बाहर वाली स्केल यूज़ करेंगे, और जब अंदर की साइड इधर वाली होगी, तब हम ये वाली स्केल यूज़ करेंगे। तो अभी बाहर वाली स्केल अगर यूज़ करते हैं, तो देखिए यहाँ से 0, 10, 20, 30, 40, तो ये एंगल इस केस में 40 डिग्री होगा। ये दोनों साइड का एंगल हमारे को मालूम होना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर हमको मान लो एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ हो, ये और ये, अब इसके एंगल अगर हमको मेजर करने हो ABCD, तब हम मेजर कैसे करेंगे? देखिए ये एंगल A के लिए तो ये A पॉइंट यहाँ पे रखा और AB को इसके साथ में मैच कर दो, ठीक है। तो ये यहाँ पे आएगा, ये एंगल हम मतलब यहाँ कहीं पे ये एंगल आएगा, तो ये मेज़र कर सकते हैं मोर देन 90। अब अगर हमको ये एंगल B मेज़र करना है, जब B एंगल मेज़र करना है, तो हमको B पॉइंट यहाँ पे आना चाहिए, लेकिन ये BA लाइन इसके साथ कोइंसाइड होनी चाहिए। और जब यहाँ पे कोइंसाइड होगी, जब हमने यहाँ पे कोइंसाइड की, तब ये बाहर वाली स्केल यूज़ करनी पड़ेगी इस एंगल के लिए। तो इस केस के अंदर बाहर वाली, ठीक है। तो जब ये मिड पॉइंट अगर ये राइट साइड आता है तो अंदर वाली स्केल, और अगर लेफ्ट साइड आता है तो बाहर वाली स्केल हमको यूज़ करनी है। इसमें कभी भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओके, चलिए अब हम आते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के अंदर। व्हाट इज द मेजर ऑफ ए राइट एंगल? तो राइट एंगल अभी हमने देखा, राइट एंगल मतलब 1/4 रिवॉल्यूशन है,
और 1/4 रिवॉल्यूशन, तो 360 का 1/4 वो होता है 90 डिग्री। तो मेजर ऑफ राइट एंगल, दिस इज 90 डिग्री। मेजर ऑफ स्ट्रेट एंगल ये होता है हाफ रिवॉल्यूशन। हाफ रिवॉल्यूशन मतलब 360 डिग्री का आधा, तो वो हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है। अब से ट्रू और फॉल्स। द मेजर ऑफ एन एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल का मेजर लेस देन 90 डिग्री होता है। ये तो हमने भी देखा कि राइट एंगल से छोटा है, मतलब 90 डिग्री से छोटा है, मीन्स दिस इज ट्रू। देन द मेजर ऑफ एन ऑब्ट्यूस एंगल इज लेस देन 90 डिग्री। एक्यूट एंगल का लेस देन 90 डिग्री होता है, ऑब्ट्यूस एंगल का तो मोर देन 90 डिग्री होता है, तो दिस विल बी फॉल्स। ठीक है। फिर द मेजर ऑफ रिफ्लेक्स एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। तो हमने ये देखा है रिफ्लेक्स एंगल में एंगल स्ट्रेट एंगल से भी आगे चला जाता है, मतलब दिस बिकम्स मोर देन 180 डिग्री। तो ये सही है, दिस इज ट्रू। देन द मेजर ऑफ वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 360। ये तो हमने देखा ही था, डेफिनेशन के अंदर ही देखा था कि वन रिवॉल्यूशन को 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, तो वो 360 डिग्री हो गया। सो दिस इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है। चलिए अब हम आते हैं fill in the blanks with acute, obtuse, right और straight। इनसे हमको fill in the blanks करना है। तो सबसे पहले an angle whose measure is less than that of right angle। राइट एंगल से छोटा, तो अभी हमने देखा था 1/4 रिवॉल्यूशन से भी छोटा, तो उसको क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल, है ना। तो दिस इज एक्यूट। देन नेक्स्ट, एन एंगल whose measure is greater than राइट एंगल। तो ग्रेटर मतलब 1/4 रिवॉल्यूशन से ज्यादा। जब 1/4 रिवॉल्यूशन से ज्यादा है, इसका मतलब वो हो गया ऑब्ट्यूस एंगल। तो दिस इज ऑब्ट्यूस। ऑब्ट्यूस, ठीक है। एन एंगल हुज मेजर इज sum of the measures of two right angles। Sum of the measures of two right angle। एक राइट एंगल 90 डिग्री का होता है, तो दो राइट एंगल 180 डिग्री के होंगे, और 180 डिग्री मतलब पूरा हाफ रिवॉल्यूशन। हाफ रिवॉल्यूशन मीन्स दिस इज स्ट्रेट एंगल, है ना। तो दिस इज स्ट्रेट। फिर when the sum of the measures of two angles is that of the right angle, then each one of them is। अब देखिए, दो एंगल्स दिए हुए हैं
जिसका सम वो एक राइट एंगल के बराबर है। अब जैसे अगर हम सपोज एक एंगल लें 30 डिग्री, दूसरा लें 60 डिग्री, तो 30 प्लस 60 ये कितना होता है 90। 90 मतलब राइट एंगल। तो दो एंगल्स है हमारे पास में 30 डिग्री और 60 डिग्री, और उसका सम अगर 2 राइट एंगल हो रहा है तो 30 डिग्री एंगल क्या है एक्यूट है, 60 डिग्री एंगल क्या है एक्यूट है, क्योंकि दोनों 90 डिग्री से कम है। तो दीज एंगल्स आर acute angles. So, when the sum of the measures of two angles is that of right angle, then each one of them is acute. ठीक है? अब when the sum of the measures of two angle is that of straight angle, straight angle and one of them is acute, एक acute है, then the other should be। अब इसको भी देखें, देखिए सम तो हमको चाहिए स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल होता है 180 डिग्री का, ठीक है। अब उसमें से एक एंगल अगर एक्यूट है, एक एंगल अगर एक्यूट है मतलब लेस देन 90 डिग्री है। अगर हम सपोज करें कि एक एंगल लेस देन 90 डिग्री तो अपन 80 डिग्री सपोज कर लें। एक एंगल अगर 80 है और दोनों का सम 180 है तो दूसरा एंगल कितना होना चाहिए 100 डिग्री का, क्योंकि 80 प्लस 100 ये होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री मतलब स्ट्रेट एंगल। तो अगर एक एक्यूट है 80 है तो दूसरा 100 का है मतलब ऑब्ट्यूस है। इस केस के अंदर अगर एक एक्यूट है तो दूसरा ऑब्ट्यूस है, अगर पहला वाला ऑब्ट्यूस है तो दूसरा वाला एक्यूट होना चाहिए। सो हियर इफ वन ऑफ देम इज एक्यूट देन द अदर शुड बी ऑब्ट्यूस। ठीक है, सो अदर विल बी ऑब्ट्यूस एंगल। ओके, तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। अब देखिए चौथा क्वेश्चन, फाइंड द एंगल मेजर बिटवीन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक इन ईच फिगर। तो हमको एंगल पता करना है कि किस तरह का इनके बीच में एंगल है। फाइंड द एंगल मेजर बिटवीन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक। अब अगर दो सुइयां इस तरह की हैं तो ये क्या बनता है राइट एंगल। हमने ये देखा था अगर 3 नंबर्स आगे बढ़ गया मतलब राइट एंगल है ना। तो यहाँ पे 9 के बाद में 10, 11, 12 मतलब 3 वो नंबर आगे बढ़ा। सो दिस विल बी, ये एंगल 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री है, इसका मतलब ये एंगल राइट एंगल होगा। और राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। अब देखिए यहां पे हमने देखा कि अगर 3 वो हैं और ये एंगल 90 डिग्री का है, इसका मतलब अगर हम इसको 11 से ज्वाइन करें या 10 से ज्वाइन करें तो ये 90 डिग्री एंगल कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया 3 पार्ट्स में, 1, 2, 3, और तीनों इक्वल पार्ट्स हैं। मतलब एक नंबर अगर आगे बढ़ गया तो ये एंगल कितना होना चाहिए 90 का 1/3 पार्ट। 3 से डिवाइड करें तो ये 30 डिग्री एंगल बनेगा, ये 30 डिग्री एंगल बनेगा और ये भी 30 डिग्री एंगल बनेगा।
तो यहाँ पे अगले उसके अंदर अगर हम देखें, ये देखिए एक नंबर से ये अगर आगे बढ़ गया तो ये एंगल कितना होना चाहिए? दिस विल बी एक्यूट एंगल, और कितने डिग्री का होगा? दिस विल बी ऑफ 30 डिग्री, क्योंकि यहां पे हमने देखा अगर तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है मतलब ईच पार्ट इज, तो एक अगर आगे बढ़ता है नंबर तो ये 30 डिग्री से एंगल बढ़ जाएगा। ऐसे ही अब देखिए यहाँ पे ये एक बढ़ा, दो बढ़ा, 3, 4, 5 और 6, ये तो स्ट्रेट एंगल बन गया। जब स्ट्रेट एंगल है तो एंगल कितना होता है? ये होता है 180 डिग्री। मीन्स दिस विल बी स्ट्रेट एंगल and measure of this angle will be 180 degree, right? So this will be 180 degree. चलिए अब हम आगे चलें। परपेंडिकुलर लाइंस, तो आगे हम देखें परपेंडिकुलर लाइंस। When two lines intersect and the angle between them is a right angle, then the lines are said to be perpendicular. तो जैसा हमने देखा था मैप के अंदर, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, तो नॉर्थ साउथ एक स्ट्रेट लाइन बन रही थी और ईस्ट वेस्ट दूसरी लाइन बन रही थी और बीच में राइट एंगल बन रहा था। तो जहाँ पे भी 90 डिग्री एंगल बनेगा इसका मतलब वहाँ पे लाइंस एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हो जाएंगी। तो परपेंडिकुलर लाइंस कौन सी होंगी? जो कि एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। ठीक है, तो व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट, दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है एंड एंगल बिटवीन देम दिस इज ए राइट एंगल, देन लाइंस आर सेड टू बी परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे अगर हम देखें ए बी एक लाइन है और ये दूसरी लाइन एल है, तो ये अगर राइट एंगल बना रही है तो दीज लाइंस आर कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइन। या अगर हम यहाँ पे ए बी एक लाइन बनाएं, ए बी, ठीक है, और दूसरी लाइन ये सी डी, इफ दिस इज सी डी एंड they are making angle 90 degree or they are forming a right angle, then we will say that AB, तो if a line AB is perpendicular to CD, तो इसको डिनोट कैसे करते हैं? ये नोटेशन है is perpendicular to का, तो ये is perpendicular to, तो AB is perpendicular to CD in this case. अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो अब दो चीजें हैं, परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है। बाइसेक्टर ये कहां से आएगा? बाइसेक्टर से। बाइसेक्ट करना मतलब दो इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना। बाइसेक्ट करना, किसी भी चीज को बाइसेक्ट करना, इसका मतलब दो इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होगा? जो कि दो पार्ट्स में भी डिवाइड करे और परपेंडिकुलर भी हो, दैट विल बी कॉल्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो देखिए यहाँ पे, इफ ए लाइन MN bisects AB and is also perpendicular to them, then MN is called perpendicular bisector of AB। तो यहाँ पे AB और ये MN या लाइन L ले लो इसको, तो ये अगर इसको बाइसेक्ट करती है
बाइसेक्ट करना मतलब AM इज इक्वल टू MB और इसके ऊपर परपेंडिकुलर है तो हम बोलेंगे यहाँ से दोनों साइड से ये 90 डिग्री एंगल अगर बन रहा है, ठीक है, 90 डिग्री, तो परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्ट भी कर रही है, तो MN इज कॉल्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB. Now come to some examples based on it. Which of the following are models for perpendicular lines? The adjacent edges of a table top. अब देखिए, आप अगर घर में आप टेबल टॉप देखोगे तो ऐसा रेक्टेंगल जैसा रहता है और रेक्टेंगल के अंदर एडजेसेंट साइड्स क्या होगी, जो एक दूसरे की पड़ोसी हो, और एक तो अपोजिट साइड होती है और एक ऐसे जिसके अंदर एक वर्टेक्स कॉमन हो। तो टेबल के अंदर जो एडजेसेंट साइड्स होती है वो हमेशा एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ पे which of the following models are perpendicular lines? So adjacent edges of a tabletop, this is model for perpendicular line. फिर the lines of railway track, यहाँ पे टेबल टॉप था, अब रेलवे ट्रैक। देखिए आपने रेल की पटरी देखी है, दोनों यूं जाती हैं, पैरेलल जाती हैं। क्या यूं होती है क्या रेलवे की पटरी? कभी भी एक दूसरे को यूं परपेंडिकुलर पे इंटरसेक्ट नहीं करती। तो जो रेलवे लाइंस हैं ये पैरेलल हैं, दे आर नेवर परपेंडिकुलर टू each other. So this is not the model for perpendicular lines. Then line segments are forming the letter L. अब देखिए यहाँ पे ये L ऐसे दोनों लाइन सेगमेंट्स है, तो ये तो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है ही, है ना। जबकि अगर हम V देखें, ये एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर नहीं है, एक्यूट एंगल बना रही है ना। ये एंगल जो है लेस देन 90 डिग्री है। सो दिस इज नॉट द मॉडल फॉर दिस परपेंडिकुलर लाइन। अगला, देर आर टू सेट स्क्वायर इन योर बॉक्स। व्हाट आर द मेजर्स ऑफ द एंगल्स दैट आर फॉर्म्ड एट देयर कॉर्नर? Do they have any measure that is common? आपने दो सेट स्क्वायर देखे होंगे अपने ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर। एक होता है इस तरह का, दूसरा होता है ऐसा। इसके अंदर आप देखेंगे ये तो 90 डिग्री है और ये दोनों इक्वल हैं। तो पहला वो जो होता है फर्स्ट सेट स्क्वायर, वो होता है 45 90 डिग्री और 45 डिग्री वाला। तो यहां पे पहला ये जो सेट स्क्वायर है ना, ये 45 90 और 45 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं और ये दोनों साइड्स भी इक्वल हैं। तो ये इक्वल वाले एंगल 45 डिग्री और ये 90 डिग्री का होगा। दूसरे उसके अंदर आप देखोगे एक एंगल छोटा है, एक एंगल बड़ा है और ये परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री का है। ये होता है 30 डिग्री, 90 डिग्री और 60 डिग्री। और इन दोनों के अंदर अब देखिए ये भी पूछा है, डू दे हैव एनी मेजर दैट इज कॉमन? तो आंसर इज ये 90 डिग्री कॉमन है। तो
common angle will be 90 degree. Okay, you can write this in words.